मई 2021 में सेकेंड वेव का कोविड-19 का बहुत बड़ा पीक आया था इंडिया में, जहां पर डे 3 to 4 लाख केसेस मिल रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी लोगों को ऑक्सीजन की हो रही थी, क्योंकि ये म्यूटेटेड कोविड-19 का वायरस सीधा लंग्स पे अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी और लोगों की इवन डेथ हो जा रही थी। सेकेंड वेव के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है वो ये है कि इंडिया में आज भी फुली वैक्सीनेटेड पीपल्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो आज भी लोग इतनी डेथ के बाद भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है वैक्सीनेशंस को लेके। कुछ विलेजेस में लोग आज भी इतने र्यूमर्स पे जी रहे हैं कि वैक्सीनेशंस को लेके सीधा डिनाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू, क्या इनके जवाब आपके पास हैं कि इंडिया में आज भी लोग वैक्सीन्स को लेके प्रिपेयर क्यों नहीं हैं, जहां बहुत सारी वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी कंट्री को फुली वैक्सीनेट करके एक मास वैक्सीनेशन ड्राइव के थ्रू अपनी कंट्रीज़ को कोविड फ्री डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले बात करें कि वैक्सीनेशन क्यों एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक वायरस ह्यूमन बॉडी पे अफेक्ट करता है या फिर इम्पैक्ट डालता है। तो जब भी आपने एक विजुअल देखा होगा कोविड के वायरस का, आपने देखा होगा कि इसके बाहर कुछ कांटे और एक गोल सी बॉल नज़र आती है। तो इस पे जो बाहर के कांटे हैं, इनको हम स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। और जब भी आप इस वायरस के अंदर देखेंगे किसी फोटो में, तो आपको कुछ ऐसे थ्रेड नज़र आएंगे जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और इस जेनेटिक मटेरियल को आरएनए कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में डीएनए होता है, वैसे ही इसको आरएनए कहा जाता है। और हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो प्रोटीन्स को और विटामिन्स को बॉडी के अंदर जाने में मदद करते हैं। तो ये वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, जब भी किसी की स्नीजिंग या फिर कफ के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो ये डायरेक्ट जाके लंग्स से कांटेक्ट में आता है। और लंग्स में कांटेक्ट से आते ही जो इसके रिसेप्टर्स हैं और जो कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स हैं, ये कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं, जो हमारे लंग्स का रिसेप्टर होता है, इसको हमारी बॉडी में लंग्स में खींच लेता है या फिर इनहेल कर लेता है। जैसे ही वायरस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसता है, घुसते ही ये न्यूक्लियस से परमिशन लेता है कि राइबोसोम कहाँ है। राइबोसोम बेसिकली हमारी बॉडी की एक फोटोकॉपी मशीन्स होती है जो इन प्रोटीन्स को और विटामिन्स को मल्टीप्लाई करने में मदद करती है और बहुत तेज़ी से इनकी रेप्लिका बनाती है। जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमें उससे विटामिन मिलता है, तो इन लंग्स के रिसेप्टर्स के थ्रू वो विटामिन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और एंटर करते ही जो हमारा राइबोसोम होता है वो उसकी बहुत सारी रेप्लिका कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो सेम प्रोसेस वायरस के साथ होता है। वायरस जैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारा लंग्स इसको परमिशन देता है कि राइबोसोम पे जाना है और राइबोसोम पे जाते ही काम शुरू होता है रेप्लिकेशन का। जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, हमारा राइबोसोम बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ इन वायरसेस की बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये वायरस की कॉपीज़ इतनी तेज़ी से बनती हैं कि मिलियंस और थाउजेंड्स कॉपीज़ 1 या 2 दिन में बननी स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा मैक्सिमम 7 डेज़ का टाइम भी लग जाता है हमें ये पता लगाने में कि हमारी बॉडी कोविड के वायरस से अफेक्टेड है। तो अब होता यह है कि जैसे ये कॉपीज़ बहुत तेज़ी से बनने लग जाती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने लग जाती हैं, जो एंटीबॉडीज़ ये देखती हैं कि कुछ अननोन एक्टिविटी हमारी बॉडी में पाई जा रही है। तो ये एंटीबॉडीज़ इन वायरसेस से लड़ने लग जाती हैं और लड़ते लड़ते जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो ऐसा काम करता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म अप और हीट हो जाती है, जिसको आप बुखार या फिर फीवर कहते हैं। तो एक मजबूत इम्यून का बंदा इतनी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेता है 5 to 6 डेज़ में कि जो ये वायरसेस हैं इनसे लड़ा जा सकता है। और एक लो इम्यून का बंदा इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं क्रिएट कर पाता कि इन वायरसेस से लड़ा जा सके और एट लास्ट उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है या फिर डेड कर देती है। तो आपने ये स्टडीज़ पढ़ी होंगी कि जिसका इम्यून अच्छा है वो वायरस से लड़ सकता है। तो इसके पीछे बेसिकली रीज़न यही है कि एक हेल्दी इम्यून का बंदा इतनी एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेता है कि इन वायरस से बहुत इजीली लड़ लेता है। और एक लो इम्यून का बंदा इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं क्रिएट कर पाता कि इन वायरस से लड़ सके, और बहुत सारी कॉपीज़ बनने की वजह से जो लंग्स है वो ब्लॉकेज हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। एज यू नो कि जो हमारा लंग है वो ऑक्सीजन पंप करता है और ऑक्सीजन को फिल्टर करता है। तो सेम लंग्स में बहुत ज़्यादा वायरसेस होने की वजह से इसका ब्लॉकेज हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे गिर जाता है कि एप्रोप्रिएट हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ना होने की वजह से एक ह्यूमन बॉडी डेड हो जाती है। होप आपने ये समझा होगा कि कैसे वायरस ह्यूमन बॉडी पे अफेक्ट करता है। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक वैक्सीनेशन ह्यूमन बॉडी को सेफ बनाती है, इवन 90% सेफ बनाती है। तो इंडिया के पास एट द प्रेजेंट टाइम 3 वैक्सीन है, जिसमें से कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी है। कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जो ओरिजिन रखती है ऑक्सफोर्ड से, और इंडिया में इसको सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक की कंपनी है जो प्योरली देसी और इंडियन वैक्सीन है। तीसरी स्पुतनिक वी रशिया की वैक्सीन है जिसको इंडिया में डॉक्टर रेड्डी बना रहा है। अब होता ये है, जब इन वैक्सीन्स को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है तो सिर्फ 0.5 ml ही इंजेक्ट करा जाता है, क्योंकि ये वैक्सीन्स बनाई गई हैं mRNA वायरसेस पे, और mRNA वायरसेस को बहुत ज़्यादा डेड और कमज़ोर करके इन वैक्सीन्स में डाला गया है।
जो mRNA है, RNA है, इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके इन वैक्सीन में डाला गया है, फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है। फिर होता ये है, जब ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट हो जाती हैं तो हमारी बॉडीज़ बहुत तेज़ी से एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने लग जाती है। अब हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ क्रिएट करके इन वायरसेस की स्पाइक प्रोटीन्स की आउटर स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देती है, और इस वायरस का जब आउटर स्पाइक प्रोटीन ही ब्लॉक हो जाता है तो लंग्स का रिसेप्टर इसे कैच नहीं कर पाता, और कैच नहीं करने की वजह से हमारी बॉडी में ये वायरस एंटर नहीं हो पाते, लंग्स में ये वायरस एंटर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको ना ही किसी सांस की प्रॉब्लम होती है, ना कुछ प्रॉब्लम होती है। हाँ, जब भी आप वैक्सीन लगवा के आते हैं तो वैक्सीन लगवा के आने के बाद आपको बहुत तेज़ फीवर आता है, जो कि मोस्ट कॉमन चीज़ है। इवन WHO ने भी ये कहा है कि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा आपको फीवर आएगा ही, जो कि ऑब्वियस चीज़ है कि आपकी बॉडी जब भी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वार्म कर देती है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से आपको फीवर आता है। कुछ लोगों में ये र्यूमर्स हैं कि जो फीवर आ रहा है उससे आपकी डेथ हो जाएगी, उससे आपकी बॉडी में अनवांटेड एक्टिविटीज़ होंगी। तो अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, जब भी आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है तो आपको थोड़ा सा फीवर आता है। तो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होने की वजह से इन वायरसेस की स्पाइक प्रोटीन्स को पहचान के ब्लॉक कर दिया जाता है, जो इन रिसेप्टर्स पर टच होकर हमारे लंग्स में नहीं जा पाती। ऐसे वर्क करती है एक वैक्सीन। दूसरा डोज इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपको डायरेक्टली दोनों डोज दे दिए जाएंगे तो बहुत तेज़ी से एंटीबॉडीज़ अगर क्रिएट होने लग गई तो आपका इम्यून इतनी तेज़ वर्क करने लग जाएगा, उससे हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी जब भी एंटीबॉडीज़ बनाती है तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है और फीवर रेस कर देती है। तो अगर फीवर तेज़ हुआ 104 105 तक पहुंच गया तो आपका ब्रेन डैमेज की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए इन वैक्सीन्स को 2 ट्रायल्स में दिया जाता है, डोज 1 डोज 2। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन कुछ लोग बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ रहे हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हो जा रही है, जो कि एक बहुत मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल और कॉमन क्वेश्चन बना हुआ है। वैक्सीनेशंस को लेकर र्यूमर कुछ इस तरह फैलाए जा रहे हैं कि बहुत सारे यूपी के गांव में लोग वैक्सीनेशन के डर से नदियों में कूद गए, कुछ लोग अपने घरों में छुप गए और कुछ गाँव में वैक्सीनेशन टीम के ऊपर डॉक्टर्स पे हमला किया गया। आपको अगर एक रिलैक्सिंग न्यूज़ बताऊं तो 100 में से सिर्फ 0.04% लोगों को ही ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उसे कहते हैं जो वैक्सीनेशन के बाद लोग बीमार पड़ते हैं। अब इसके पीछे बहुत डायनेमिक रीज़न हो सकते हैं कि ये जो वायरस है ये अपने म्यूटेंट्स को चेंज करता रहता है, खुद को म्यूटेट करता रहता है और अपने टाइप्स को बदलता रहता है। तो इट कुड भी अगर आपको कोई वायरस एक ऐसा इंपैक्ट कर रहा है जो इस वैक्सीन पे असरदार ना हो। दूसरी चीज़ की इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहाँ डेली के 1 से 1.5 लाख केसेस मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको वायरस का इफेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन के बाद जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको वेंटिलेटर्स या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उन लोगों को घर में ही होम रेमेडीज़ में वो ठीक हो जा रहे हैं और डेथ रेट बहुत ज़्यादा ही कम है। 100 में से इवन 0% डेथ रेट है कि लोग मर रहे हैं। आपको वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली वैक्सीनेशन के बाद, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं दोनों डोजेस के बाद। तो जो लोग ये र्यूमर्स फैला रहे हैं कि वैक्सीनेशन से लोगों को 2 साल बाद डेथ हो जाएगी, वैक्सीनेशन से आपका फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा या फिर आप नामर्द हो जाएंगे, तो आपको इंडियन हिस्ट्री पर गौर करने की ज़रूरत है। इंडिया पहली कंट्री बना था जो पोलियो फ्री हुआ था। इंडिया पहली कंट्री बना था जो चिकन पॉक्स फ्री हुआ था। स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, जीका और रेबीज़, ये सारे वायरसेस आज अगर ग्लोबली ख़त्म हो गए हैं तो रीज़न सिर्फ एक है, वैक्सीनेशन। कुछ कंट्रीज़ ने मास वैक्सीनेशन करके अपनी कंट्रीज़ को टोटली कोविड फ्री कर दिया है, जहाँ पे USA, ब्राज़ील और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ अपनी कंट्रीज़ को कोविड फ्री कर चुकी हैं और बोल चुकी हैं कि इट्स ए ग्रेट डे फॉर आवर कंट्री। तो क्यों ना इंडिया में मास वैक्सीनेशन करके हमारे इंडिया को कोविड फ्री कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स की मारें तो थर्ड वेव आती है तो थर्ड वेव में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो यंगस्टर्स को होगा। बट अगर हम इंडिया को ये ईयर एंड होते होते 50% फुल्ली वैक्सीनेटेड कर देते हैं तो बची हुई 50% पॉपुलेशन में से 15% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड हो चुका है। तो जिनको कोविड हो चुका है उनकी बॉडीज़ में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो वो लोग ऑलरेडी सिक्योर हैं इस वायरस से। 65% हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी सिक्योर हो गई है। बची हुई पॉपुलेशन में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और जो 15 से 20% पॉपुलेशन बच गई, अगर थर्ड वेव आती है तो उन 15 to 20% लोगों के लिए हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भरपूर अवेलेबल होगी और मेडिकल फैसिलिटीज़ का लैक नहीं होगा, ना ही फैसिलिटीज़ का कोलैप्स होगा। तो ईयर एंड होते होते अगर हम 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देते हैं तो थर्ड वेव से इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री को बचाया जा सकता है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले खुद को वैक्सीनेट करना है। दूसरी, अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन से नुकसान है या फिर वैक्सीनेशन से उनको प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली को प्रॉब्लम है, तो उनको ये चीज़ें समझाइए, उनको ये चीज़ें क्लियर करिए
कि वायरस कैसे अफेक्ट करता है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है और वैक्सीनेशन के बाद कैसे खुद को सिक्योर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये वीडियो आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, आप उनको हेल्प कर सकते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव में और लोगों को वैक्सीनेट होने में।